बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मेरा साथ देंगे शाहद रज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि कानून दादरसी मुख्तस के हवाले से ये हमारा आज का 5वां प्रोग्राम है। शाहद साहब, आज मैं जो पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मुद्दई अपने दावे में ये तो प्रेयर करता है कि ये मखसूस काम करने के लिए मुखालफ फरीक यानी मुद्दअ को हुक्म सादर फरमाया जाए, यानी तामील मुख्तस की दादरसी के लिए वो प्रेयर करता है, और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि या मुझे हरजाना दिलवाया जाए, या तामील मुख्तस या मुझे हरजाना दिलवाया जाए, तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। तमील मुख्तस दरअसल होता क्या है? तमील मुख्तस एक बार फिर बता दूं कि जैसे मुआहदा हुआ है उस पर हूबहू अमल करवाने के नाम तमील मुख्तस है। क्या कहते हैं कि जैसे मुआहदा हुआ उस पर हूबहू अमल करवाएं। अब इसमें कानून क्या कहता है? सेक्शन 19 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है उसमें ये लिखा गया है कि आप अदालत से मांगेंगे क्या और क्या मांग सकते हैं। और उसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पे ये लिखी है कि आप अदालत से स्पेसिफिक रिलीफ तमील मुख्तस के अलावा या तो एडिशनली के इजाफी तौर पर या उसके बदल के तौर पर आप हरजाना भी मांग सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, और इसकी मैं आपको एक मिसाल भी सुनाता हूँ कि जो एक वाक़या हो चुका है, कि वो ऐसे था कि एक शख्स ने 1977 में उन्होंने दावा दायर किया, और दावा उस वक़्त एक मकान के बारे में उनका एक मुआहदा हुआ और मकान की टोटल वैल्यू उस वक़्त 2,40,000 रुपये थी। अब 1,60,000 रुपया उसका वो अदा कर चुके थे और 80,000 रुपया बकाया था। मसलन के 2 हिस्से वो कीमत के अदा कर चुके थे, 1 हिस्सा बकाया था। अब उन्होंने जो दावा दायर किया उसमें वकील साहब से एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने ये लिख दिया कि तमील मुख्तस या हरजाना दिलाया जाए, हालांकि लिखना ये चाहिए था कि तमील मुख्तस और हरजाना दिलाया जाए। अब ये छोटे से फ़र्क से उनका हुआ क्या? अब वो जब अदालत ने उस पर फ़ैसला किया तो फ़ैसले में ये आ गया कि आपने क्योंकि ये चॉइस दे दी है तो इसलिए आप हरजाना ले लें, तमील मुख्तस आपको नहीं मिलेगी। अब उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की, और अपील उनकी जो है वो अपील में भी यही फ़ैसला हुआ कि आपने क्योंकि ख़ुद चॉइस दी है तो यही होगा। किस्सा मुख्तसर कि वो हाई कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में गए, और इस सारे सफ़र में और हर अदालत ने यही फ़ैसला दिया क्योंकि आपने चॉइस दे दी है, आप चॉइस के मुताबिक ही जाएंगे, तमील मुख्तस नहीं मिलेगी। तो वो इस पूरे अमल को तकरीबन 24 से 25 साल लग गए। अब 24-25 साल बाद भी वो इस पॉइंट पे खड़े थे कि मुआहदे के मुताबिक अब उनको वापस क्या मिलना था? उनको 1,60,000 रुपया जो उसके 2 हिस्से कभी हुआ करते थे मकान की कीमत के, अब भी उनको 1,60,000 रुपये मिलना था, हालांकि उस मकान की कीमत 25 साल के बाद 1 करोड़ रुपया हो गई थी। अब इसमें वो कितना बड़ा नुकसान उनको फेस करना पड़ा कि सिर्फ ये लिखने में कि आप मुझे ये दे दें या वो दे दें, ये चॉइस कभी मत करें। आपने जब भी, और जो लिटिगेंट हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एडिशनली इजाफी तौर पर हरजाना मांगें, मुतबादल के तौर पर हरजाना कभी मत मांगें, क्योंकि फिर अदालत के पास एक जवाज़ आ जाएगा क्योंकि आपने ये मांगा था इसलिए हमने चॉइस में से एक दे दिया। ये नुकसान हो जाता है, ये कभी मत करें, क्योंकि सेक्शन 19 के मुताबिक ही अदालत के पास जो इख्तियारात हैं, इख्तियारात ये हैं कि वो अगर अदालत ये समझे कि कोई मुआहदा है और उसमें ये मुआहदे में आपको तमील मुख्तस तो अदा जो है उसका फ़ैसला तो आपके हक़ में करना है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जो है वो आपने नहीं कंपनसेशन अगर इजाफी तौर पे मांगी है तो वो कहते हैं कि तमील मुख्तस तो आपको मिलेगी, लेकिन उसके साथ भी जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते तो अदालत आपको एडिशनली कैसे देती है। उसकी मिसाल ये है कि आप, जैसे मैंने आपको 25 साल के केस का बताया, इस तरह अगर आपको 8-10 साल लग जाएं, ज़िंदगी का एक हिस्सा, और आपके पास कब्ज़ा भी ना हो, और एंड पे जाके अगर आपको कब्ज़ा मिले तो वो जो आपका नुकसान लिटिगेशन में हुआ है, जितनी देर तक आप एक कीमत अदा करके एक जायज़ मुआहदा करके उसके इंतज़ार में बैठे रहे हैं, तो उसके हिसाब से अदालत फिर आपको हरजाना भी दिलवाती है कि आप इतना हरजाना भी दें। वो हरजाना कितना होता है ये अदालत का अपना स्वाबदीदी इख्तियार है। अदालत ने उसमें किस चीज़ को देखना है
सीधी सी बात है कि अगर डॉलर रेट अदालत ये अगर किसी अदालत के दिमाग में ये सवाल है, किसी जज साहब के, तो वो ये देख सकता है कि उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, सोने का क्या रेट था, अब क्या है, उतने पैसों से उस वक्त ये क्या ख़रीद सकता था, अब क्या ख़रीद सकता है, प्रॉपर्टी का रेट उस वक्त शेड्यूल में क्या था, अब क्या है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमील मुख्तस के साथ अदालत आपको हर्जाना भी दिलवा सकती है। बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई है, और हमारे व्यूवर्स और नए वकला इन दोनों की ये नोट करने वाली बात है कि जब भी मुखालफ फ़रीक अपने मुआहदे से मुनरफ हो जाए और आप उसकी तामील मुख्तस के लिए कोर्ट में दावा दायर करें, तो कभी भी या का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, वो आपके गले का फंदा बन जाएगा और कोर्ट के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो तामील मुख्तस के बगैर अगर देखिए इसको प्रोसीड करना है तो वो आपको सिर्फ हर्जाने की बुनियाद पे आपका दावा डिग्री कर देगी और वो आपके किसी फ़ायदे का नहीं होगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो फ़रीक़ैन के माबैन एग्रीमेंट हुआ, एक फ़रीक अपनी लायबिलिटी को पूरा करने से इनहराफ कर गया, इनकार कर गया, दूसरे फ़रीक ने अदालत में दावा दायर किया, उसने अपने उस एग्रीमेंट को भी साबित कर दिया और ये भी साबित कर दिया कि ये जो शख्स है मेरा मुखालफ फ़रीक है, इसके पार्ट पे खिलाफ वर्दी हुई है, मेरी कोई खिलाफ वर्दी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में कोर्ट ये देखती है कि ये दोनों चीज़ें साबित हो चुकी हैं, मुआहदा भी हुआ है और खिलाफ वर्दी भी मुद्दा लेने की है, बट ये तामील मुख्तस का हकदार नहीं है, तो क्या उसका दावा कोर्ट खारिज करेगी या इसके अलावा कोर्ट के पास कोई और भी ऑप्शन है? देखिए, सीधी सी बात है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, मैंने पिछले कुछ एक दो प्रोग्राम पहले जो इसी टॉपिक पे हमने किए हैं उसके बाद उसमें मैंने ये एक बात बताई थी कि अदालत के पास एक लॉ में सेक्शन 12 है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसमें एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है लोगों को कि दो सूरतें, दो किस्म की प्रॉपर्टीज़, आपको याद होगा कि मैंने बताई थी कि हम इसमें दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ को, मेजर उसकी दो किस्मों को हम डील करेंगे या उनको तसव्वुर करेंगे। एक मनकूला जायदाद, एक चीज़ जो यहाँ से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, और दूसरी गैर मनकूला जो अपनी जगह पे कायम है। और मनकूला जायदाद में बहुत सारी किताब, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। अब रूल ये है कि आप के अदालत ने लाजमी तौर पर यही समझना है कि मनकूला जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसकी तामील मुख्तस अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी सूरत में आपको हर्जाना दिया जाएगा। और जो गैर मनकूला जायदाद है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, ज़मीन जायदाद वगैरह, उसकी सूरत में तामील मुख्तस ही देनी है। लेकिन साथ ही कानून में ये भी लिखा है कि आप अगर इस रूल के से हट के साबित कर दें, कोई एविडेंस ऐसी ले आएँ कि मतलब कि आपको तामील मुख्तस मिलनी चाहिए, तो ये रूल बिल्कुल जो है ना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये टूट भी सकता है। अब जो आपका सवाल है उसमें यह है कि अगर किसी ने मनकूला जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उसका मुआहदा किया और मुआहदा टूट गया और दूसरे फरीक ने तोड़ दिया, तो रूल वही चलेगा अदालत के दिमाग में कि अगर मोटरसाइकिल का मुआहदा हुआ, वो कहता मैं मोटरसाइकिल नहीं देता, तो फिर उसमें आपका दावा खारिज नहीं होगा। अदालत ये कहेगी कि आपने मोटरसाइकिल ही मांगा था, मुआहदे पर हूबहू अमल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने वाली चीज़ है और रूल उसमें यह है कि इसमें तामील मुख्तस नहीं दी जाती आम तौर पर, तो इसलिए आप कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात भी साबित नहीं कर सके, तो आपको तामील मुख्तस नहीं दी जाएगी, लेकिन हर्जाना आपको लाजमी दिया जाएगा। अगर वो ये साबित हो जाता है कि मुआहदा आपने नहीं दूसरे फरीक ने तोड़ा है और मुआहदा भी जायज़ था, तो फिर आपको हर्जाना ज़रूर मिलेगा, आपकी रकम के अलावा भी हर्जाना आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। उम्मीद है हमारे व्यूवर आपकी इस बात को यकीनन समझेंगे और इंशाल्लाह जब भी उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो इन चीज़ों को, इन बातों को अपने लिए मसले राह के तौर पे इंशाल्लाह ताला वो समझेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही था। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर हमारे प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी वीडियो आप पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जो कमेंट्स की सूरत में लाजमी नीचे दीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है मकान मैनेजर, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।